हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरे रिएक्शन जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूं, एक नई जानकारी के साथ। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो पे बात करेंगे। चलिए वीडियो। मोटोरोला दुनिया का पहला मोबाइल फोन, पहला फ्लिप फोन और कार में लगने वाले रेडियो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल होने वाला वॉकी टॉकी, इन सब के पीछे बस एक ही नाम था, मोटोरोला। लेकिन वो कंपनी जिसके प्रीमियम फोन कभी एप्पल को टक्कर दिया करते थे, वो अचानक मार्केट से गायब कैसे हो गए। अमेरिका का एक गरीब लड़का जिसने कुछ नया और इनोवेटिव करने का सपना देखा, उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन आर्मी से लौटने के बाद बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के उसी लड़के ने अपने दम पर मोटोरोला जैसा एक टेक्नोलॉजी एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश हुई जिसने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। और इस बर्बादी की कहानी में एक नाम गूगल का भी शामिल है, जिसने मोटोरोला को एक्वायर करने के सिर्फ 3 साल के भीतर भारी नुकसान में भेज दिया, वो भी एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को। लेकिन इस डील के पीछे छुपे गहरे राज को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज मोटोरोला की हालत ऐसी हो गई है कि शाओमी और रियलमी जैसे ब्रांड से भी मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब गूगल को आखिर में इसे बेचना ही था, तो उसने मोटोरोला को खरीदा ही क्यों? और क्या लेनोवो मोटोरोला की किस्मत बदल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ ही आज की वीडियो में हम मोटोरोला की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानने वाले हैं। मोटोरोला की कहानी शुरू होती है साल 1895 में, जब अमेरिका के एक छोटे से टाउन में पॉल गैल्विन का जन्म हुआ। एक मिडिल क्लास परिवार था और पिता छोटी मोटी नौकरी से घर का खर्च चलाते थे। अब पॉल का बचपन भले ही गरीबी में बीत रहा था, लेकिन ख्वाब हमेशा कुछ बड़ा करने का देखते थे। कुछ नया सीखने का इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट था कि कई बार इसी वजह से उन्हें डांट भी पड़ जाती थी। धीरे धीरे जब उनके स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, तो पिता ने उनके इंटरेस्ट को देखकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन दिला दिया। लेकिन यहीं से पॉल की जिंदगी में स्ट्रगल्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें आर्मी में शामिल होने का आदेश मिल गया। वजह थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत। न चाहते हुए भी पॉल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अमेरिकी फौज में आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पर काम करना पड़ा। ये साल था 1917 के आसपास का। वार के दौरान अपने साथियों की मौत और आर्मी को होने वाले भारी नुकसान ने पॉल को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर आर्मी के पास एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होता, तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जरूर कुछ करेंगे। साल 1919 में वॉर खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका में चारों तरफ बेरोजगारी और मंदी छा गई। पॉल के पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा, लेकिन वो अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करते रहे। और फिर साल आया 1928, जब शिकागो में एक किराए के वर्कशॉप में पॉल ने अपने भाई जोसेफ के साथ गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। सिर्फ 5 एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने बैटरी एलिमिनेटर बनाना शुरू किया, एक ऐसा डिवाइस जो बैटरी से चलने वाले रेडियो को इलेक्ट्रिसिटी से चलाने में मदद करता था। और यहीं से शुरुआत हुई मोटोरोला के विशाल बिजनेस एम्पायर की। पॉल के डीसी अडॉप्टर की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उस वक्त रेडियो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा था। लेकिन कार मालिकों के पास एक बड़ी दिक्कत थी कि वो अपनी कार में रेडियो नहीं सुन सकते थे। और यहीं से पॉल के दिमाग में एक आइडिया आया जो असली गेम चेंजर साबित हुआ। साल 1930 में उन्होंने कार के अंदर एक ऐसा अफोर्डेबल रेडियो लगाने का फैसला किया जो सीधे कार की बैटरी से चले। दरअसल उस समय कार में रेडियो होना कोई आम बात नहीं थी, यह एक लग्जरी थी जिसे सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। शुरुआत में जब लोगों ने उनके प्रोडक्ट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो पॉल ने एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपने रेडियो को एक कार में फिट कराया और पूरे अमेरिका में रोड ट्रिप पर निकल पड़े। अपने प्रोडक्ट का नाम रखा मोटोरोला, यानी मोटर प्लस विक्टोरोला। विक्टोरोला उस समय का एक फेमस रेडियो ब्रांड था और यहीं से मोटोरोला ब्रांड की शुरुआत हुई। जब लोग चलती कार के अंदर बजता हुआ म्यूजिक सुनते तो हैरान रह जाते थे। पॉल खुद डीलर्स और कार कंपनी से मिलकर उन्हें मनाना शुरू किए और इस तरह धीरे धीरे मोटोरोला की सेल्स बढ़ने लगी। और साल 1935 तक मोटोरोला अमेरिका की एक रेप्यूटेड कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों, पॉल गैल्विन का अल्टीमेट गोल सिर्फ बिजनेस करना नहीं था, उन्हें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन लाना था। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ रेडियो वेव्स, वायरलेस सिग्नल और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई और पॉल को 20 साल पहले वर्ल्ड वार 1 की याद ताजा हो गई। उनके पास एक मौका था देश के लिए कुछ करने का। फिर क्या था? दिन रात की मेहनत के बाद मोटोरोला ने कमाल कर दिया। दुनिया का पहला पोर्टेबल वॉकी टॉकी SCR 300 को लॉन्च किया गया, जो अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यह इतना सफल रहा कि मोटोरोला अमेरिकन मिलिट्री का एक भरोसेमंद ब्रांड बन गया और यहीं से मोटोरोला ने मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा।
अब दोस्तों अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो आज की दुनिया में बिजनेस मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस को पूरी तरह डिजिटल और मैनेजेबल बना सकता है, और वो है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की हर जरूरत का ख्याल रखता है, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, सेल्स और फाइनेंस को मैनेज करना हो, इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग की देखरेख करनी हो, मार्केटिंग हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स। ओडू के पास हर डिपार्टमेंट के लिए एप्स मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सारे एप्स आपस में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाता है। जो लोग ओडू का इस्तेमाल नहीं करते, वे इन सभी कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, बल्कि खर्चा भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन ओडू एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में इन सभी जरूरतों को पूरा कर देता है, और वो भी सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ में। इतना ही नहीं, अगर आप फ्री में ओडू को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एक ऐप को लाइफ टाइम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ओडू का 15 डेज ट्रायल फ्री में ट्राई करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आया 1943, जब मोटोरोला ने एक और माइलस्टोन हासिल किया और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। हालांकि तब भी कंपनी का नाम गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ही था, जिसे 1947 में ऑफिशियली बदलकर मोटोरोला कर दिया गया। इसके बाद मोटोरोला ने रेडियो के साथ साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में भी कदम रखा, और धीरे धीरे अमेरिका के ज्यादातर घरों में मोटोरोला के प्रोडक्ट्स दिखने लगे। अब मोटोरोला सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका था। फिर आया साल 1959, जब 64 इयर्स की एज में पॉल गैल्विन की डेथ हो गई। लेकिन मोटोरोला का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। कंपनी की कमान उनके बेटे रॉबर्ट गैल्विन के हाथों में आई, और यहीं से मोटोरोला के एक नए युग की शुरुआत हुई। पॉल गैल्विन ने जिस मिशन और विजन के साथ कंपनी की नींव रखी थी, उसे रॉबर्ट ने पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाना शुरू किया। उनकी लीडरशिप में मोटोरोला ने R&D में भारी निवेश किया, और सिर्फ रेडियो, टेलीविजन और वॉकी टॉकी तक सीमित रहने की बजाय सेमीकंडक्टर चिप्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिया। 60s और 70s के दशक में मोटोरोला माइक्रो प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गया। खासकर उनकी 68000 सीरीज ने पर्सनल कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। यहाँ तक कि एप्पल ने दशकों तक मोटोरोला के पावर पीसी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। 1983 वो साल था जब मोटोरोला ने दुनिया को पहला हैंडहेल्ड एनालॉग मोबाइल फोन दिया, मोटोरोला डायनाटेक 8000X। 1.1 kg वजन वाले इस फोन को 10 घंटे चार्ज करने के बाद सिर्फ 30 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसमें सिर्फ 30 फोन नंबर स्टोर करने की क्षमता थी। इसका साइज इतना बड़ा और भारी था कि लोगों ने इसे ब्रिक फोन कहना शुरू कर दिया। लेकिन यही वो इनोवेशन था जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन यानी 1G की शुरुआत कर दी। फिर साल आया 1990, जब मोटोरोला ने दुनिया का पहला GSM फोन मोटोरोला इंटरनेशनल 3200 लॉन्च किया, जिसमें पहली बार सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। ये फोन इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद मोटोरोला हर बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर का फेवरेट ब्रांड बन गया। उसके बाद 1996 में मोटोरोला ने एक और धमाका किया, दुनिया का पहला फ्लिप फोन मोटोरोला स्टारटेक लॉन्च करके। हल्का, स्टाइलिश और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस यह फोन इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया में पहली बार मोबाइल फोन स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मोटोरोला ने इनोवेशन पर फोकस किया, सरकार और बड़े क्लाइंट से टाई अप करके बड़े ऑर्डर्स हासिल किए, और 90s के आखिरी सालों तक इसकी वर्थ $50 बिलियन को भी पार कर गई। और ऐसा होना भी चाहिए था। मोटोरोला इसके लिए पूरी तरह से डिजर्व करता था। लेकिन आगे का समय मोटोरोला का नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से यह $1 बिलियन एम्पायर बिखरने वाली थी। अब ये कोई बिजनेस मिस्टेक थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इसे हम आगे जानेंगे। 1997 में जब रॉबर्ट गैल्विन के बेटे क्रिस्टोफर गैल्विन को मोटोरोला का CEO बनाया गया, तब कंपनी सक्सेस के पीक पर थी। मोटोरोला का स्टारटेक फोन बाजार में धूम मचा रहा था, और कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई कर रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मोटोरोला की बादशाहत को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन सफलता का यही नशा मोटोरोला के लिए घातक साबित हुआ। दरअसल कंपनी ने मार्केट में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ नोकिया और सैमसंग जैसे नए प्लेयर्स हल्के, सस्ते और डिजिटल GSM फोन लॉन्च करके मार्केट पर कब्जा करने लगे। और यहीं से शुरुआत हुई मोटोरोला के पतन की। क्रिस्टोफर गैल्विन की लीडरशिप में एक के बाद एक ऐसे गलत फैसले लिए गए कि कंपनी गर्त में समाती चली गई। इनोवेशन जो मोटोरोला के DNA में था, वो जैसे गायब ही हो गया। और जब पूरी दुनिया स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रही थी, उस दौर में भी मोटोरोला फीचर फोन्स बनाने में लगा रहा। R&D में बजट कम करके मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, जबकि उधर नोकिया ने अपने सस्ते और मजबूत GSM फोन से पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया। यानी कंपनी के पैसे भी बर्बाद हुए और मार्केट शेयर भी लगातार गिरता चला गया।
इन सब के चलते बोर्ड और इन्वेस्टर्स का इतना तगड़ा प्रेशर बना कि आखिरकार 2003 में क्रिस्टोफर गैल्विन को इस्तीफा देना पड़ा। मोटोरोला की खोई हुई पहचान वापस लाने के लिए नए मैनेजमेंट ने 2 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने अपने लो प्रॉफिट सेमीकंडक्टर बिजनेस को अलग करके उसे फ्री स्केल सेमीकंडक्टर नाम की एक नई कंपनी बना दी, ताकि मोटोरोला मोबाइल हैंडसेट डिवीजन पर पूरा फोकस कर सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस समय तक इंटेल ने मार्केट में अपना दबदबा कायम कर लिया था और मोटोरोला के पास चुपचाप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से अलग हटने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। आज फ्री स्केल को नीदरलैंड की NXP सेमीकंडक्टर्स ओन करती है, जो दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है। और इसके बाद मोटोरोला मैनेजमेंट ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, दुनिया का सबसे पतला और स्टाइलिश फोन लॉन्च करने का। और 2004 में मोटोरोला रेजर V3 मार्केट में उतारा गया। यह फोन इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि मोटोरोला को लगा कि अब सब कुछ फिर से ट्रैक पर आ गया है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मोटोरोला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंत करीब आ चुका है। दरअसल 2007 में एप्पल ने अपना पहला टच स्क्रीन आईफोन लॉन्च किया और अगले ही साल गूगल ने एंड्रॉइड पेश कर दिया। अब इसका असर ये हुआ कि जहां प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल ने पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लिया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग और HTC जैसे ब्रांड्स एंड्रॉइड फोन के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन मोटोरोला और नोकिया ये दोनों अपनी ही धुन में सवार रहे और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में जुटे रहे। और यही जिद उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनी। हर तिमाही कंपनी को अरबों डॉलर्स का नुकसान होने लगा और 2008 तक हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी को 10,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालना पड़ा। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। इसलिए 2010 में मोटोरोला ने खुद को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। एक तरफ मोटोरोला मोबिलिटी, जो स्मार्टफोन और होम डिवाइसेस पर फोकस करेगा, और दूसरी तरफ मोटोरोला सॉल्यूशंस, जो प्रोफेशनल और सरकारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। लेकिन यह फैसला भी मोटोरोला को बचाने के लिए काफी नहीं था। मोबाइल बिजनेस का ग्राफ लगातार गिरता गया और मोटोरोला मोबिलिटी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। और तभी इस डूबती कहानी में एक नया किरदार एंटर करता है, गूगल। पूरी टेक इंडस्ट्री हैरान थी कि आखिर गूगल को मोटोरोला में इतना इंटरेस्ट क्यों है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही 2012 में गूगल ने $12.5 बिलियन में मोटोरोला मोबिलिटी को खरीद लिया। लेकिन सवाल ये था कि क्या गूगल सच में मोटोरोला को रिवाइव करना चाहता था, या फिर ये सिर्फ एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था जिसमें मोटोरोला सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया। चलिए अब उस डार्क सीक्रेट से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल उस वक्त सैमसंग और HTC जैसी मोबाइल कंपनीज गूगल का एंड्रॉइड OS इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन एप्पल उनके खिलाफ कोर्ट चला गया क्योंकि वे उसके iOS की फीचर्स को कॉपी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट भी इस मौके का फायदा उठाने में लगा था और एंड्रॉइड डिवाइस बनाने वाली कंपनीज से रॉयल्टी की डिमांड कर रहा था, क्योंकि वे उसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके पास खुद के ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी पेटेंट्स थे ही नहीं, जिसकी वजह से सैमसंग और HTC जैसे गूगल के तमाम बड़े कस्टमर्स को कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा था। और ये गूगल के बिजनेस के लिए ठीक नहीं था। और यही गूगल ने एक तगड़ा प्लान बनाया मोटोरोला को एक्वायर करने का, ताकि वो इसे एक मजबूत डिफेंसिव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन कैसे? दोस्तों, मोटोरोला मोबाइल इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और इनोवेटिव कंपनीज में से एक थी, जिसके पास 17,000 ग्रांटेड पेटेंट्स थे, जो इसके एक्विजिशन के बाद गूगल के हो गए और फिर पूरा गेम ही पलट गया। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट बैकफुट पर आ गए। गूगल ने एप्पल के खिलाफ पेटेंट वॉर में मोटोरोला को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और उसकी टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाकर एंड्रॉइड को और भी मजबूत बना दिया। हालांकि गूगल ने मोटो X, मोटो G, मोटो E और नेक्सस 6 जैसे कुछ मोबाइल्स भी लॉन्च किए, लेकिन ये फोन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। और आखिरकार जब मकसद पूरा हो गया तो गूगल ने मोटोरोला को सिर्फ 2.91 बिलियन में एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को सेल कर दिया। मतलब काम निकल गया तो कंपनी बेच दी। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल को तो तगड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल नहीं। असल में गूगल ने मोटोरोला के ज्यादातर पेटेंट्स अपने पास ही रखे और यही उसकी असली चाल थी। मतलब ब्रांड बेच दिया लेकिन असली खजाना अपने पास रख लिया। आज 10 साल से मोटोरोला लेनोवो के हाथों में है। कंपनी अब भी स्मार्टफोन्स बना रही है, लेकिन वो पुराना रुतबा नहीं रहा। जो ब्रांड कभी टेक इंडस्ट्री का किंग था, वो अब सिर्फ एक मिड रेंज स्मार्टफोन ब्रांड बनकर रह गया है। R&D में भी इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और मोटोरोला की ब्रांड इमेज भी लगातार गिरती जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लेनोवो मोटोरोला को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिला पाएगा?
लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दूं कि साल 2010 में मोटोरोला दो कंपनीज में डिवाइड हुआ था, मोटोरोला मोबिलिटी और मोटोरोला सॉल्यूशंस। अभी तक हमने जो कहानी देखी वो मोटोरोला मोबिलिटी की कहानी थी, लेकिन दूसरी तरफ मोटोरोला सॉल्यूशंस आज भी एक स्वतंत्र और सफल कंपनी है। यह कंपनी पब्लिक सेफ्टी, कम्युनिकेशन और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में काम कर रही है और गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस सेक्टर और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर फोकस करती है। यानी जहां एक तरफ मोटोरोला का मोबाइल बिजनेस लड़खड़ा गया, वहीं इसका कम्युनिकेशन बिजनेस आज भी मजबूती से खड़ा है। मोटोरोला सॉल्यूशंस अभी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसका हेडक्वार्टर अभी भी शिकागो में है और $10 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू के साथ यह कंपनी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो दोस्तों मोटोरोला की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर आप समय के साथ इनोवेशन नहीं करते तो चाहे आप कितने भी बड़े हों, आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई। वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, आप वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में ये बताया गया है कि आप समय के साथ अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, जैसे मोटोरोला को मार्केट से बाहर कर दिया गया। नहीं तो पहले सबसे लोकप्रिय मोटोरोला मोबाइल सेक्टर में सबसे मजबूत दबदबा बनाए हुई थी, लेकिन आज का ये पोजीशन है कि मोटोरोला कहीं दिखती ही नहीं है। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।